टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ खुद स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपको याद होगा कोहली साहब और हम लोगों ने कुछ एपिसोड पहले एक खास टॉपिक पे काफी लंबी चर्चा की थी। वो था कि पत्नी के साथ कैसे मिलकर टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। और उसके बाद कई सारे सवाल जवाब आने लगे, तो कोहली साहब ने ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार की है और भी कई सारे नए टिप्स निकाल कर लाए। तो कोहली साहब, हम लोग उस पर इस बार चर्चा करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस बार शो में आपको बताने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग में गलती सुधारने का अभी भी है मौका, करदाता के लिए कितना है फायदेमंद। अगर मां ने अपनी संपत्ति बेचने से आई रकम में बेटी को दिया है हिस्सा, तो क्या बेटी पर भी बनेगी टैक्स की देनदारी। और साथ ही सुलझाएंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देनदारी की उलझने। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने हिंट दिया था कि पत्नी के साथ मिलकर के किस तरह से आप टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं, इस पे एक डिटेल में चर्चा करेंगे। कई सारे लोगों के सवाल भी आए हुए हैं, उस पर भी हम जवाब लेंगे कोहली साहब से। लेकिन कोहली साहब, शुरुआत इसी से कि पत्नी, वैसे हिंदू धर्म में हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं, तो इनकम टैक्स के लिहाज से ये अर्धांगिनी शब्द कितना चरितार्थ होता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को हम लोग बराबर का हिस्सा दे दे, ज्वाइंट होल्ड कर ले पत्नी के साथ, तो क्या टैक्स में भी राहत मिल सकती है? लक्ष्मण, पहली बात तो ये कि ये दोनों तरफ अप्लाई होता है। मतलब यही आप सिचुएशन पलट दें और पति साहब जो हैं वो भी ज्वाइंट हो जाएं, तो वो बिल्कुल सही कि आपने बता दिया मुझे। बिल्कुल, मैं इक्वालिटी में, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूं, तो दोनों तरफ से बिल्कुल। मतलब तो ये है कि ज्वाइंट होल्डिंग, तो ज्वाइंट होल्डिंग में दो चीजें मैं बताता हूं जहां पर आपको रियायत मिलती है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब वो उसको रजिस्टर कराने जाते हैं और जब आप स्टैंप ड्यूटी देते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी महिला का नाम आता है तो स्टैंप ड्यूटी का रेट कम हो जाता है। यानी कि आपने जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम में ली और उसमें अपनी पत्नी का नाम डलवा दिया, तो आपका स्टैंप ड्यूटी काफी हद तक पैसा बच जाता है। दूसरा, बहुत सारे बैंक्स, लक्ष्मण, अब हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसमें अगर महिला का नाम साथ आ जाता है, यानी कि पति पत्नी दोनों का नाम आ जाता है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स में भी रियायत मिल जाती है। तो ये दो जगह तो सीधा सीधा मुझे रियायत मिलती है और अच्छी खासी रियायत ये लक्ष्मण बन जाती है। बिल्कुल, चूंकि आपने जब स्टैंप ड्यूटी की बात की, तो मैं कई बार खबरें पढ़ता हूं कि अलग अलग अथॉरिटी अपने यहाँ सर्कल रेट बढ़ा देते हैं, जिससे स्टैंप ड्यूटी भी एक अच्छी खासी रकम होती है। इसमें कई बार सवाल यह था कि पहला नाम किसका दें। मान लिया अर्निंग जो है सो पति है, तो पहला नाम पत्नी को दें या फिर पहले नाम किसी का भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब लक्ष्मण, फर्क नहीं पड़ता है। पहले पत्नी का हो, अंग्रेजी में तो कहावत होती है लेडीज फर्स्ट, तो लेडी का पहले दे दीजिए, अपना रख दीजिए, एक ही बात है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने बताया कि स्टैंप ड्यूटी है और होम लोन के इंटरेस्ट में आपको छूट मिलती है, लेकिन अगर टैक्स के लिहाज से कहें, इनकम टैक्स के लिहाज से, तो क्या वहां भी हम ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ लक्ष्मण, कम से कम 3 सेक्शन में आपको बता देता हूं जहां पर आप पति पत्नी दोनों एक ही चीज पर दोनों के दोनों टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ टैक्स लिमिट सीमाएं हैं इन्वेस्टमेंट की या उसकी, तो आपके लिए सीमा डबल हो जाती है। हाउसिंग लोन सेक्शन 24, बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब पति पत्नी दोनों के नाम हाउसिंग लोन है, तो दोनों के दोनों 2 लाख रुपए तक की जो एग्जेम्पशन है, दोनों के दोनों ले सकते हैं सेक्शन 24 में। पहले तो आपकी 2 की 4 लाख हो जाती है। दूसरा, एटीसी की 1.5 लाख की है, उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट भी एटीसी में आता है। जो भीड़ भाड़ वाला एटीसी है, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट पति पत्नी दोनों ले सकते हैं। और लक्ष्मण, जहां आप शेयर्स जॉइंटली होल्ड करते हैं, मान लीजिए, तो उस शेयर्स में आपको पता होगा इक्विटी शेयर्स पर 1 लाख रुपए की सेक्शन 112A के अंतर्गत 1 लाख रुपए की छूट है, वो भी दोनों के दोनों ले सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन तो आपको देखिए 5 बातें बता दी। स्टैंप ड्यूटी हो गई, हाउसिंग लोन में रियायत हो गई, एटीसी हो गया, होम लोन हो गया और 112A हो गया, सेक्शन 24 जिसको होम लोन में कह रहा हूं। तो 5 चीजें ये पति पत्नी तो केवल अर्धांगिनी नहीं है, ये आपको लाभ भी पहुंचा सकते हैं। आपके शरीर का आधा अंग ही नहीं है, आपके जीवन का आधा अंग नहीं, बल्कि टैक्स के रियायतों में भी। बिल्कुल। इसमें एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया कि सेक्शन 80C में जो आपने बताया कि दोनों 1.5 लाख का क्लेम ले सकते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों के खाते से लोन की रकम जाए, ईएमआई जाए? जी हाँ, जनरली लक्ष्मण होता क्या है कि जब आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है,
तो ये जॉइंट अकाउंट से ऑपरेट होता है। तो जब जॉइंट अकाउंट से आप उसको ऑपरेट करेंगे तो वो लाजमी बात है कि जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो हिस्सा है वो 80C में जाता है। तो जॉइंट अकाउंट से जाता है तो वो तो आप पत्नी दे रही है या पति दे रहे हैं, वो एक ही बात है, वो दोनों के खाते में अपने आप ही अपोर्शन हो जाता है। नहीं, दोनों अर्निंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं, दोनों को 80C का लाभ मिलने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारे फायदे हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अगर आप पत्नी है तो पति का भी नाम जुड़वा दीजिए, अगर पति है तो पत्नी का भी नाम जुड़वा दीजिए। इस तरीके से आप टैक्स का फायदा भी उठा सकते हैं और अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं, RY देशपांडे जी। देशपांडे जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, भगवान की दया है, आपकी दुआ है और कोहली साहब से बात हो रही है, बात पूरे 100 करोड़ की। अरे वाह, और क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने हम दोनों का हौसला बढ़ाया है और ऐसे ही हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए। बताइए क्या उलझन है आपकी? सर अभी तो आपने अच्छा, कोहली साहब ने अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। अभी मेरा सवाल ये है सर कि मेरे मिसेस के नाम पे शेयर है, उसमें सेकंड नेम मेरा है। अच्छा। हाँ, तो डिविडेंड तो उनके ITR में जाता है पूरा। अभी वो मुझे बेचने हैं, उसकी अमाउंट शायद 7-8 लाख से ऊपर जाएगी, तो उसमें 1-1 लाख का जो एग्जाम्पशन है हम दोनों को मिल सकता है क्या? जी हाँ, देशपांडे साहब ने देखिए हम जो बात कर रहे थे ना लक्ष्मण, उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया। अब तड़का कैसे मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने अर्धांगिनी की बात करी, हमने 2 डबल बेनिफिट की बात करी, इसमें एक परंतु है और यही देशपांडे साहब का मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कहीं सवाल निकल गया। अगर आपने पत्नी को गिफ्ट किया है देशपांडे साहब वो शेयर्स, तो जब गिफ्टेड शेयर्स हैं और पत्नी की स्वयं की अर्निंग में से नहीं है या उनकी पिन मनी में से नहीं है, तो फिर हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं सेक्शन 64 का, जिसमें क्लबिंग की हम बात करते हैं कि अगर पत्नी की सेल्फ अर्न इनकम या पिन मनी नहीं है तो फिर वो पति की इनकम में जाके क्लब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने पूछा 112 अलग अलग मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सैद्धांतिक रूप से देशपांडे साहब, जैसा मैंने अभी बताया, बिल्कुल मिल सकता है, परंतु अगर ये आप ही का पैसा है और आपने सिर्फ पत्नी का नाम डलवाया है, मतलब आपने खाली उनका नाम डाला है एक जॉइंट होल्डर बनाने के लिए, तो फिर वो 112A की एग्जेम्पशन आप ही के, मतलब, या मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं तो वो आप ही के इनकम में जाके जुड़ जाएगा, जो भी कैपिटल गेन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि वो इन्वेस्ट करें तो अपने पिन मनी में से, और पिन मनी लक्ष्मण आप जानते ही होंगे, जो महिला काफी चर्चा भी की है पहले, घर के खर्च में से थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं, कई बार पति को मालूम भी नहीं होता, और जुड़ के काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। अगर पिन मनी में से फिर नहीं होगा, पर अगर आपने सीधा सीधा गिफ्ट किया देशपांडे साहब तो फिर ये क्लबिंग प्रोविजन आप पे लागू हो जाएगा। देशपांडे जी, क्लियर है कि कुछ है मामला अभी भी उलझन? ये मेरे पिताजी ने उनको दिए थे। अच्छा, आपके पिताजी ने उनको गिफ्ट किया? बस फिर कोई चिंता की बात नहीं देशपांडे साहब, फिर तो बल्ले बल्ले हो गया। तो बिल्कुल, तो आप चिंता नहीं करिए, किसी भी तरह के आपको उलझन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। नवनीत सिन्हा जी का ईमेल आया है। दरअसल इनकी बेटी की मां ने अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी बेची और मां ने अपनी बेटी को उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जो बनता था वो दे दिया। अब सवाल यह है कि जो हिस्सा बेटी को मिला है क्या वो इनकम टैक्स कानून के तहत एक स्त्री धन माना जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कोहली साहब, और इस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी, और साथ ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में ITR में इसको कैसे दिखाया जाए, क्योंकि बेटी जिनको ये पैसा मिला है उनके पास पहले से कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। देखिए, स्त्री धन, पहला आपकी सवाल था इन साहब का कि स्त्री धन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। स्त्री धन की अगर आप परिभाषा देखें हिंदू लॉज में, तो उसमें शादी से पहले, शादी के दौरान, बदकिस्मती से पति ना रहे उस दौरान जो भी ऐसा पैसा इकट्ठा होता है वो स्त्री धन में आता है। तो पहली बात तो स्त्री धन माना जाएगा। अब इनकम टैक्स लॉ में हम जाएं तो एक सेक्शन 56(2)(10 होता है लक्ष्मण, उसके अंदर इसको हम इनहेरिटेंस मांगते हैं या गिफ्ट मान लीजिए कि आपकी मदर ने आपको गिफ्ट किया है या आपको इनहेरिटेंस के जरिए आया है, दोनों ही हालात में एग्जेम्प्ट है। आप सवाल आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप कहां दिखाएंगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जेम्प्ट इनकम कैटेगरी है, उसमें आप इसको बाकायदा दिखा सकते हैं। कोई दिखाएंगे? लड़की के जो पापा हैं वो दिखाएंगे, जो फादर है वो दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि बिटिया टैक्स का तो ये बिटिया का पूछ रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ, नहीं, चूंकि बिटिया टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब मान लीजिए बिटिया ITR फाइल नहीं करती है तो अगर मान लीजिए टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर जा रही है जो गिफ्टेड अमाउंट है, तो मुझे लग रहा है उनको फाइल कर देनी चाहिए और करके बता देना चाहिए कि ये मुझे अपनी मदर से मिला है, और एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा के कोई टैक्स नहीं देना है, रिटर्न फाइल कर। और लक्ष्मण, 7 करोड़ रिटर्न में से जो टैक्स देने वाली रिटर्न थी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुश्किल से 1.5-2 करोड़ थी। बाकी तो लोग रिटर्न फाइल करते ही हैं, बस कर देते हैं रिटर्न फाइल क्योंकि करनी बिल्कुल। तो इसमें क्लियर कर दूं कि जो पैसा मिला है उसको
रिटर्न फाइल करने में एग्जेम्प्ट कैटेगरी में दिखा दें। जी, EI शेड्यूल EI होता है जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम आप दिखा सकते हैं। अब रिटर्न फाइल करना होगा, 2.5 लाख से ज्यादा उनको मिला है, हाँ, तो कर देना चाहिए ऐसे में। और अगर माइनर है तो? अगर माइनर है तो फिर उसके गार्डियन के रिटर्न फाइल होती है, क्योंकि माइनर के रिटर्न नहीं फाइल होगी। हाँ। जो भी उनके गार्डियन होंगे, माता पिता होंगे, वो उसको रिटर्न फाइल कर। टैक्स फिर भी नहीं लगेगा। टैक्स फिर भी नहीं लगेगा, तो टैक्स नहीं लगेगा बिल्कुल। इस पर नवनीत सिन्हा जी आप क्लियर हो जाइए, और स्त्री धन माना जाएगा, और लेकिन रिटर्न में दिखा दे जरूर, ताकि किसी भी तरह कोई उलझन इसमें ना बनी रहे। चलिए चलते हैं मुंबई, जहां से सुधाकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ, मैं सुधाकर कंका, आई एम ए रिटायर्ड डॉक्टर, आई एम 73 ईयर ओल्ड। अच्छा जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरे बच्चे ने, मेरी लड़की और लड़का दोनों ने मुझे कुछ शेयर ये जून महीने में गिफ्ट दिए है। तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, आई हैव नॉट पेड देम एनीथिंग। तो उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ऐसा ब्रोकर बोलता है। अच्छा। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ब्रोकर ने बोला कि लड़का और लड़की दोनों को ये लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो क्लोज रिलेटिव, दैट इज दे आर माय सन एंड डॉटर एंड दे हैव गिफ्टेड मी। तो उसके लिए कैपिटल गेन लगेगा क्या उनको? आई हैव नॉट पेड देम एनी सिंगल पैसा। डॉक्टर सुधाकर, बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। उन्होंने आपको दिया, पहली बात तो उनका शेयर्स आपको देना गिफ्ट माना जाएगा सेक्शन 56(2)(10) में, और रिलेटिव्स के बीच में गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। अब सवाल उठता है कि कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, उन्होंने आपको बेचे तो है नहीं, इसका कैपिटल गेन आप अपने ब्रोकर साहब को बताइएगा। इसका कैपिटल गेन जब लगेगा जब आप इसको प्रॉफिट पर बेचेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप इसको प्रॉफिट पर बेचेंगे। अब सवाल ये उठता है लक्ष्मण यहां पर, और डॉक्टर साहब भी ध्यान से सुन ले, कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डॉक्टर साहब इसकी होगी जो आपके बेटे या बेटी ने इसके लिए पे किया था, यानी कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। इसको बोलते हैं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, जो इनकम टैक्स में रूल है। तो मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूं, कैपिटल गेन आपके ऊपर लगेगा, वो भी जब आप बेचेंगे। खाली देने पे कोई टैक्स नहीं है, बेटा या बेटी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए निश्चिंत हो जाइए, और अपना जो रिटायरमेंट की जिंदगी है उसको खुशी होकर जिए, और कहीं टैक्स का टेंशन मत लीजिए। कोई टेंशन हो तो फिर से आप हमें लिख सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल समय छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपने क्रिप्टो में किया है निवेश तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, खुद स्टूडियो में यहाँ पे हैं। कोहली साहब, हम लोग तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमारे टैक्स गुरु को जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने समय पर रिटर्न फाइल कर लिया होगा, और सही रिटर्न फाइल किया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक करते भी रहते हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 17 लाख टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया या फिर अपडेट किया है। तो मुझे लगता है बहुत सारी संख्या है जो फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न। तो पहला सवाल तो किन किन लोगों के लिए सुविधा है? लक्ष्मण, जो आपने आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े में एक और पहलू जोड़ देता हूं कि 1300 करोड़ रुपए का टैक्स इस जरिए आया। इसको हम सेक्शन 139(8)(a) जो नया सेक्शन आया, जिसको अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। 2 साल तक आप कर सकते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल पीछे आप जाके अपने रिटर्न को कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आपने कुछ गलत फाइल कर दिया है, कुछ दिखाना रह गया है, डेप्रिसिएशन में गलती हुई है, कैरी फॉरवर्ड में गलती हुई है, रेट गलत लगा दिया है। पर लक्ष्मण, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त यह कि रिटर्न अपडेट तभी होगी अगर ऊपर की तरफ ग्राफ होगा। ऊपर की तरफ ग्राफ का क्या मतलब अगर डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा होगा, यानी कि ऊपर टैक्स जा रहा होगा, तभी आप फाइल कर सकते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं एक बार कि पहले साल में आप 25%, दूसरे साल में 50% आपको एक्स्ट्रा टैक्स इसमें जमा कराना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और मुझे लग रहा है ये एक इनकम टैक्स का ऐसा नया सेक्शन आया जो कि करदाताओं के लिए वरदान बन के आया। वरना अगर ये इनकम लक्ष्मण रह जाती तो आप सोचिए कि उस पर कितना बड़ा टैक्स, इतनी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती। तो बिल्कुल, मतलब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो शर्तें बताई वो शर्तें उनको पूरी होनी चाहिए। और खास बात है कि रिटर्न फाइल करने के बाद आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बननी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ फायदा हो रहा हो तभी आपको रिटर्न फाइल करने की ये सुविधा मिलेगी। चलिए लेते हैं एक सवाल जो हमारे पास है। जैन साहब का सवाल है, और ये NK जैन है, फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये सवाल मेरा ये है, मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $1,000 इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में, हाइपर फंड है कि उसमें।
तो उसको डेली मेरे को उसमें $5-6 डेली मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन मेरे को अभी तक कुछ पैसा मैंने उनको एनकैश नहीं किया है, वो सारा वहीं पर अक्यूमुलेट हो रहा है। तो मैं इसको ये जानना चाहता हूँ कि इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। मैंने इस अमाउंट को कहीं ITR में पीछे शो नहीं किया है, क्या इसमें कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन है क्या, और कहीं ITR में शो करने का जरूरत तो नहीं है? जी हाँ जैन साहब, आपकी आशंका बिल्कुल ठीक है। इसको बिल्कुल रिटर्न में दिखाने की जरूरत थी। रिटर्न में 2 स्केड्यूल होते हैं, एक हम बोलते हैं FLA फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, एक स्केड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं FSI फॉरेन सोर्स इनकम, लक्ष्मण उसको बोलते हैं। तो ये 2, एक में तो आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी चाहिए थी क्योंकि ये इंडिया से बाहर है, दूसरे में आपको जो $5 प्रतिदिन की बात कर रहे हैं वो भी दिखानी चाहिए थी। तो जैन साहब बिल्कुल सही मौके पे आपने फोन किया है और मुझे बड़ी खुशी है लक्ष्मण उन्होंने फोन किया, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत ऐसे नॉन डिस्क्लोजर पर बड़ी भारी भरकम पेनल्टी है, 10 लाख तक जा सकती है। अपडेटेड रिटर्न जिसका हमने अभी जिक्र किया जैन साहब, 139(8)A में आप फाइल करें और $5 जो आपको प्रतिदिन इस पे एक्रूअल हो रहा है उसको आप पूरा ऐड करें, उस पे आप टैक्स जमा कराएं। अगर एक साल आपका, क्योंकि ये दूसरा साल है, देख लें 25% पहले साल में, 50% दूसरे साल में एक्स्ट्रा आपको जमा कराना पड़ेगा टैक्स के अलावा करके, और इसको आप रेगुलराइज जैन साहब कर सकते हैं। तो जैन साहब ये मौका है आपके पास और कई लोगों ने किया भी, 17 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने समय पर फोन कर लिया, वरना आपको काफी अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जैन साहब क्लियर है सब कुछ? मैंने सर ये रिवाइज रिटर्न फाइल कर दूं फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23? जैन साहब रिवाइज रिटर्न हो सकती है सिर्फ उस साल के दिसंबर तक, यानी कि अभी 22-23 की जो रिटर्न है उसको तो आप रिवाइज कर पाएंगे दिसंबर का, क्योंकि अभी हम अक्टूबर में चल रहे हैं, पर जो उससे पिछले साल की है उसको आपको अपडेटेड रिटर्न में यानी कि 139(8)A में लेना पड़ेगा। तो एक रिवाइज ले लीजिए और दूसरे को आप उसमें ले लीजिए, ये आप जरूर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो जैन साहब तो ये तरीका है, इससे आप भारी भरकम पेनल्टी से बच सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल कर्नाटक से। हमारे साथ सुरेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर एक्चुअली मैंने 91 डेज और 364 डेज टी बिल्स में इन्वेस्ट किया था, अब वो मैच्योर हो चुका है। उसका जो इनकम है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखाना है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है? अगर शॉर्ट टर्म में दिखाना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखाना है तो ITR 2 में कौन सा सेक्शन में उसको दिखाना चाहिए? जी सुरेश जी, ये लक्ष्मण इन्होंने ट्रेजरी बिल्स में किया है, और ट्रेजरी बिल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये फिक्स पीरियड के होते हैं, फिक्स टर्म मैच्योरिटी इसको बोलते हैं, और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वो काउंट हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखाएंगे सुरेश जी, और इसको ITR 2 में आप स्केड्यूल CG जो होता है उसके अंतर्गत लीजिए। उसमें एक कैटेगरी होती है इनकम अदर देन 15%, और ये आपके स्लैब रेट पे जाएगा क्योंकि ये इक्विटी का नहीं है। तो अदर देन 15% यानी कि स्पेशल रेट जो होता है उसके अलावा जो सेक्शन है उसमें आप इसको ITR 2 में स्केड्यूल CG के अंतर्गत बिल्कुल दिखाइए। चलिए इसमें दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से। रंजॉय साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजॉय साहब बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा जो होम लोन है वो 15.75 शेयर में वो सैंक्शन हुआ था। तो जितना कि मैं जानता हूँ कि उस साल में अगर सैंक्शन होने वाला जो होम लोन है वो अंडर सेक्शन 80EE का जो बेनिफिट है उसको वो मिल सकता है। तो मैं वो उसका बेनिफिट अभी अवेल कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरा जो होम लोन है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो जितना मैं जानता हूँ दूसरे बैंक में जो ट्रांसफर करेंगे तो नए तरह से वो होम लोन सैंक्शन होगा, तो वो करेंट डेट में शायद सैंक्शन होगा। तो वो 80EE का जो बेनिफिट मैं अभी तक लेते आया हूँ तो उसका बेनिफिट में उसका मिल पाएगा? जी रंजय जी, आपने एक तरह से देखा जाए तो स्वयं ही उत्तर दे दिया इसका। बिल्कुल ठीक बात है। जो उस साल में 2016-17 शायद आपने बोला जब सैंक्शन हुए थे तब 80EE का ये बेनिफिट मिला था। अब इसमें कुछ लोगों को मिला है कि उन्होंने जब दूसरे बैंक के पास गए हैं तो उसी लोन को ही आगे एक्सटेंड किया है। पर अगर आप दूसरे बैंक से इसको दोबारा से सैंक्शन करा रहे हैं रंजय जी, तो फिर ये 80EE का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो या तो कोई ऐसा बैंक ढूंढिए जो कि बिल्कुल ट्रांजिशन स्मूथ हो, और जैसे कई बार 2 बैंक्स का टाई अप होता है कि एक से दूसरे ने टॉस ओवर कर दिया और उसी सैंक्शन के अंतर्गत चलता है। पर अगर नया सैंक्शन है रंजय जी
तो फिर ये आपको बदकिस्मती से नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, ये आशंका आपकी जायज है, लेकिन तरीका इन्होंने बता दिया, उस तरीके को आजमा सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स की क्या है उलझने, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। और अब तक हम लोगों ने कोहली साहब बात की इनकम टैक्स की, अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो इस पर एक सवाल हमारे पास आया है दिल्ली से, पार्थ साहब हैं जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पार्थ साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार सर जी। मेरा एक सवाल है कि मैं ना एक डेली नीड शॉप ओनर हूँ। अच्छा। और उसमें ना मैंने कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। तो मेरी क्वेरी ये है कि अगर मैंने 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर एक्सीड्स कर दी, मान लीजिए कि दिसंबर में मैंने एक्सीड्स कर दी, तो क्या मेरे को कंपोजिशन के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर उसके बाद आगे के लिए टेन्योर में मेरे को रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है पार्थ जी आपका। और कॉम्पोजिशन स्कीम लक्ष्मण 1.5 करोड़ तक होता है। पहले हमें तो खुशी है 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं, टर्नओवर समृद्धि की निशानी है। जी हाँ, अगर आप क्रॉस करेंगे तो जिस डेट तक, मान लीजिए दिसंबर तक आपका 1.5 करोड़ होता है, तो आपके लिए कॉम्पोजिशन सिर्फ दिसंबर तक ही रहेगी। यानी कि अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जनवरी से मार्च तक आपको फिर एज ए रेगुलर टैक्स पेयर ट्रीट किया जाएगा। और ये खुशी की बात है, इसमें कोई मुझे लग रहा है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी टर्नओवर बढ़ रही है। तो याद रखिएगा दिसंबर तक कॉम्पोजिशन अगर वो डेट है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च में आप एक रेगुलर टैक्स पेयर बन जाए। अच्छा, मान लिया आगे चल के टर्नओवर कम हो जाए तो फिर इनको दोबारा से कॉम्पोजिशन में आना पड़ेगा, सीएमपी कैटेगरी में फिर से आना पड़ेगा, अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो पार्थ साहब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, मेरे को कंफ्यूजन तो नहीं है, रेगुलर टैक्स पेयर हो जाएंगे ना। चलिए, तो और खुशी की बात है कि आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, तो इसमें टैक्स से चिंता मत करिए, कारोबार के को आगे बढ़ाते रहिए। और कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पर। और जब आप सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से मैं सीधा आपकी बात कराऊंगा अपने टैक्स एक्सपर्ट से और आपके सभी सवालों को दूर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए सीनियर से आवाज।